हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम पाठशाला। ड्रीम पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद के बारे में। साथ ही साथ जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को अभी लद्दाख के दौरे पे गए थे, उसमें उन्होंने क्या इम्पोर्टेंट बातें बोली हैं वो जानेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूँगा कि जो चीन की एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रही है, एक विस्तारवादी नीति रही है, एक एक्सपेंशनिस्ट की तरह चीन जो हमेशा आगे बढ़ा है, उसमें उनके पास्टिंग के फोर फादर्स, जो उनके फाउंडिंग फादर्स हैं, उनका क्या रोल रहा है। तो इसी के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो फ्राइडे को दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नीमू गए। नीमू कहाँ पे है? नीमू है लेह डिस्ट्रिक्ट में। और हमारे प्रधानमंत्री के साथ में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी थे, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरवणे जी भी थे। इस पूरी दौरे में मोदी जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, जिसको हमें ध्यान से समझना होगा। दैट एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज़ ओवर। एक्सपेंशनिज्म इज़ ओवर। अब ये एक्सपेंशनिज्म का क्या मतलब है, हमारे प्रधानमंत्री ने इस तरीके से चाइना को क्यों संबोधित किया, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन भारत की इस शांति प्रिय नीति को भारत की कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। दैट इंडियाज़ कमिटमेंट टू पीस शुड नॉट बी सीन एज इंडियाज़ वीकनेस। हमारे प्रधानमंत्री उन जवानों से भी मिले जो 15 जून को गलवान वैली में हुए एक क्लैश के में जो घायल हो गए थे, उनसे जाके हमारे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। और जो हमारे आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जो पर्सनल्स हैं, उनको भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि आखिर ये कन्फ्रंटेशन, जो भारत और चीन सीमा पे जो कन्फ्रंटेशन है, ये शुरू कैसे हुआ। देखिए, इसको जानने के लिए आपको एक चीज़ जाननी होगी कि अप्रैल के महीने की शुरुआत से ही चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, पीएलए, इन्होंने लद्दाख के साथ, जो हमारा भारत चीन का जो ईस्टर्न लद्दाख के साथ जो बॉर्डर है, उसके आसपास हैवी ट्रूप्स डिप्लॉय करना शुरू करें। लगभग 6000 के हैवी ट्रूप्स, साथ में हैवी व्हीकल्स, टैंक्स, आर्टिलरीज, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिप्लॉय करना शुरू करी। और जो हमारी इंडियन टेरिटरी है, उसका गलवान वैली रीजन, गोगरा, फिंगर फोर और ये पनांगसो लेक, ये फिंगर फोर, पनांगसो लेक, ये सब मैं आपको आगे मैप में समझाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे इंक्लूड, तो ये कन्फ्रंटेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं ये जम्मू कश्मीर, हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये मैप, जिससे आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप। इसका काफ़ी सारा एरिया इलीगली ऑक्यूपाइड है हमारे दोनों ही पड़ोसी मुल्क द्वारा, जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चीन। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये है इंडिया के जो कंट्रोल में है, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी। और ये है लद्दाख, और लद्दाख में आपको यहाँ पे दिख रहा है कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट। साथ ही साथ ये जो ब्लू कलर की डॉटेड लाइन आपको दिख रही है दोस्तों, इसके लेफ़्ट में ये पड़ता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ऊपर इसके लाइन ऑफ कंट्रोल के नॉर्थ में आप देखेंगे तो ये है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। ये भी पाकिस्तान द्वारा ही इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है। और जिस जगह पे अभी हमारी क्लैशेस हुई हैं, ये आप देख सकते हैं गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स रीजन, पनांगसो लेक, और ये चीन द्वारा कब्जाया हुआ अक्साई चीन एरिया, जो कि 1962 में जो भारत युद्ध हार गया था चीन से, उसके बाद से जो चीन के कंट्रोल में है। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक रीजन दिख रहा है जिसका नाम है शख्सगाम वैली। ये शख्सगाम वैली जो है, ये पाकिस्तान ने चाइना को एक तरीके से गिफ्ट करी थी 1963 में, 1963 में, ये याद रखिएगा। और इसके बीचों बीच अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर
डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। सियाचिन ग्लेशियर को आप देख सकते हैं, ये बहुत स्ट्रैटेजिक है। क्योंकि इसके लेफ़्ट में पूरा पाकिस्तान है और राइट में आपको यहाँ पे चीन की ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ भी दिखेंगी। अब ये कॉन्फ्रंटेशन शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? इसके पीछे कई रीज़न्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक प्राइमरी रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, जो कि है एक सड़क। वो सड़क कौन सी है? ये आपको, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले मैप में दिखाया था अक्साई चीन, उसका ये एक ब्रॉड मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक ब्रॉड मैप है अक्साई चीन का। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जैसे ये लेह है, लेह में एक जगह है दरबुक, ये है श्योक, और श्योक से यहाँ पे आपको दिख रहा है दौलत बेग ओल्डी। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO, इन्होंने एक सड़क बनाई जिसको हम कहते हैं DSDBO, दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये दरबुक से लेके श्योक तक की कनेक्टिविटी है, दोनों गांव आपस में कनेक्ट हो रहे हैं इस रोड से। फिर अगर आपको श्योक से दौलत बेग ओल्डी जाना है तो ये आपको श्योक नदी के ऊपर ये आपको एक रोड दिख रही होगी। अब चीन इस रोड को लेके इतना ज़्यादा नर्वस क्यों है? उसके पीछे रीज़न ये है, क्योंकि आप पहले ये समझिए कि दौलत बेग ओल्डी जो है वो भारतीय एयरफोर्स का, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, उसका एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। यहाँ पे हमारा एयर स्ट्रिप है, और ये एयर स्ट्रिप इंडिया का सबसे एक तरीके से नॉर्दर्न एयर बेस है, और ये बिल्कुल अक्साई चीन के बॉर्डर के पास पड़ता है। ये अक्साई चीन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, लेकिन ये हमको एक डायरेक्ट एक्सेस देता है अक्साई चीन की तरफ। और पहले हमारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन अब भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है। देखिए दोस्तों, आप ये समझिए कि जो इस साइड जो अक्साई चीन का एरिया है, यहाँ पे चाइना के द्वारा काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया गया है। यहाँ पे इनके रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, इनके ट्रूप्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मोबिलाइज़ करके बॉर्डर के करीब आ सकते हैं। लेकिन हमारे ट्रूप्स को मोबिलाइज़ होने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब हमने उसके ऊपर काफ़ी, हमारी सरकारों ने काम करना शुरू किया है। तो यही जो सड़क जो हमने बनाई है अपने ट्रूप्स को अपने टेरिटरी तक पहुंचाने के लिए, यही एक काफ़ी बड़ा रीज़न है चीन की नर्वसनेस का, जिसकी वजह से चाइना आज अग्रेशन दिखा रहा है भारत की तरफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। देखिए, मैंने आपको बताया दौलत बेग ओल्डी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ये एक सड़क है और ये 255 किलोमीटर लंबी सड़क है। इट इज़ 255 किलोमीटर्स लॉन्ग रोड। ये स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका मेजर पार्ट लगभग कंस्ट्रक्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक इम्पॉर्टेंट एयर बेस है इंडियन एयरफोर्स का, और ये काराकोरम रेंजेस के काफ़ी पास है, एंड 9 किलोमीटर है सिर्फ अक्साई चीन की LAC से। हमारी आर्मी यहाँ पे 1950 के दशक से ही है, लेकिन हमने इसको 1962 में जो चीन का युद्ध हुआ था, उस समय भारतीय एयरफोर्स चीन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। खैर, उसके पीछे अलग रीज़न्स हैं, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पे इंडिया की आर्मी इस दौलत बेग ओल्डी पे काफ़ी समय से है। ये आज से नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी समय से है। और ये जो एयर स्ट्रिप है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है वर्ल्ड में। ये 16,614 फीट की ऊंचाई पे है। अब यहाँ पे कई सारे आपको मैंने स्टैंड ऑफ पॉइंट्स दिखाए हैं, जहाँ पे भारत और चीन के बीच में अभी जो स्टैंड ऑफ कंटिन्यूड है वो चल रहा है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे कई सारे स्टैंड ऑफ पॉइंट्स हैं। ये देखिए, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जहाँ पे मैंने आपको बताया दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15, ये आपका पेट्रोलिंग पॉइंट 17A हॉट स्प्रिंग्स वाला रीजन, और ये है गलवान वैली, जहाँ पे चाइना और भारत के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हुए थे 15 तारीख को। और ये है दोस्तों पैंगोंग लेक। ये पैंगोंग लेक जो है, मैं आपको अगले मैप में समझाऊंगा। आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि ये जो पैंगोंग लेक है, जैसे मैं आपको दूसरे मैप में दिखाता हूँ। ये जो मैप था दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पैंगोंग लेक है, ये इसका कुछ हिस्सा
इंडिया की तरफ आता है और कुछ हिस्सा चाइना की तरफ आता है। तो ये लेक जो है वो LAC की दोनों तरफ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमारी चाइना के साथ आपको ये नज़र आ रही होगी, इसके दोनों तरफ है। तो यहाँ पे अब हम अगले मैप में चलते हैं इसी के साथ। ये देखिए, ये एक काफ़ी अच्छा मैप है पैंगोंग लेक का। इसमें आपको यहाँ का जो टेरेन है, जो आपको यहाँ का काफ़ी ज़्यादा हैं, इनको हम फिंगर्स के नाम से बुलाते हैं दोस्तों। फिंगर 1, फिंगर 2 ऐसे करके फिंगर 8 तक है। तो भारत की जो टेरिटरी है, जो इंडिया क्लेम करता है, वो यहाँ तक क्लेम करता है, फिंगर 8 तक। हम लोग यहाँ तक पेट्रोलिंग करते थे पहले काफ़ी सालों से, लेकिन पिछले कुछ टाइम में चाइना ने हमारी पेट्रोलिंग को रोकना शुरू करा और चाइना क्लेम करता है यहाँ तक। मतलब चाइना कहता है कि आप सिर्फ फिंगर 4 तक ही पेट्रोलिंग कर सकते हैं, उसके आगे का रीजन आपका नहीं है। इसी जो स्टैंड ऑफ के बीच में चाइना ने एक तरीके से एक बार फिंगर 3 और 4 के बीच में एक बंकर भी बना दिया था अपना, एक परमानेंट सा, जिसकी वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहे हैं उसको हटाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि दोनों तरफ की LAC प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है। LAC आज भी प्रॉपर तरीके से हमने चाइना के साथ डिमार्केट नहीं कर पाए हैं, उसके पीछे कई रीज़न्स हैं। तो जब ये स्टैंड ऑफ ख़त्म होगा, देखते हैं फिर भारत को कहाँ तक का हिस्सा वापस मिल पाता है। लेकिन भारत की सरकार ने और भारत की फ़ौज ने ये काफ़ी क्लियर कर दिया है कि हम अपनी जो ज़मीन है उसका कोई भी हिस्सा चाइना को तरफ नहीं छोड़ेंगे, और हम जितना क्लेम करते हैं यहाँ तक का, इतना ही हम क्लेम करेंगे। तो सरकार ने ये भी कहा है कि हमें स्टेटस को मेंटेन रखना है। स्टेटस को का मतलब है जो अप्रैल से पहले जो स्टेटस था, हमको वहीं पे दोनों फ़ौजें जाएंगी और कोई भी फ़ौज एस्केलेशन नहीं करेगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ की अग्रीमेंट्स दिखाना चाहता हूँ भारत और चीन के बीच में। देखिए, ये की अग्रीमेंट्स दिखाने के पीछे क्या कारण है। देखिए, आप जानते हैं 15 जून को दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, गलवान वैली में क्लैशेस हुए, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स, जिसमें हमारे एक CO भी थे, कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल रैंक के, वो वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन इस तरीके के एस्केलेशंस क्यों हुए हैं? और जैसा कि आपने सुना होगा कि वहाँ पे लाठी डंडों का यूज़ किया है, जो कि ठीक नहीं है। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? देखिए, भारत और चीन के बीच में पिछले कई सालों में, कई दशकों में बहुत अग्रीमेंट्स हुए हैं। सीमा पर विवाद ना बढ़े, दोनों तरफ की फ़ौजें एक दूसरे को एस्केलेट ना करें, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अग्रीमेंट्स हुए हैं। उसमें से 2 बहुत ही मेन अग्रीमेंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हैं। एक है 1993 का दोस्तों, अग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, और दूसरा है 1996 का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द LAC। ये दोनों एग्रीमेंट्स क्या कहते हैं? देखिए, जो हमारा 1993 का जो एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है दोस्तों, ये कहता है कि हम दोनों देश एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के तरफ नॉन अग्रेशन रखेंगे, एक दूसरे के जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस करेंगे, ये इसमें लिखा हुआ है, और एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करें, इस तरीके की फॉरेन पॉलिसीज़ रखेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा 1996 का जो एग्रीमेंट है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कभी दोनों तरफ की सेनाओं के बीच में कन्फ्रंटेशन होती है तो हम सेल्फ रिस्ट्रेन रखेंगे। साथ ही साथ हम फायर आर्म्स ओपन नहीं करेंगे, मतलब कोई भी बंदूकों गोलियों का इस्तेमाल नहीं करेगा। और सपोज़ करिए दोस्तों, से ये LAC है तो इसके 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर तक हम कोई भी ब्लास्ट ऑपरेशन को कंडक्ट नहीं करेंगे, कोई भी बायोडिग्रेडेशन नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन एग्रीमेंट्स में है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से गलवान वैली में हमारे जो सिपाही और जो हमारे फ़ौज के जो कमांडिंग ऑफिसर शहीद हुए हैं, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। हालांकि भारतीय फ़ौज ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीन के बावजूद भी इस तरीके की एस्केलेशन होना ठीक नहीं है। इसी के साथ साथ एक एग्रीमेंट और भी हमने 2005 में इसी टाइप का किया था। एक हमने 2013 में चीन के साथ इंडिया चाइना बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया था, उसमें भी इसी तरीके की बातें हैं। तो मतलब इंडिया और चाइना के बीच में इंगेज होने के लिए काफ़ी एग्रीमेंट्स हैं, फिर भी बॉर्डर पे इस तरीके से इंसिडेंट होना। इसीलिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा था कि इंडिया इस तरीके के इंसिडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा
कड़े शब्दों में निंदा भी करता है और हम ऐसे अटैक्स को कंडेम करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये भूटान का मैप क्यों दिखाया है। देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको पहले एक बात समझनी होगी। मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज़ ओवर। अब एक्सपेंशनिज्म शब्द जो हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना के लिए बोला कि उनको एक्सपेंशनिस्ट क्यों बोला, एक चाइना विस्तारवादी नीतियों के साथ आगे क्यों बढ़ रहा है। देखिए, आपको जैसा कि आप जानते होंगे, चीन ने 1951 में तिब्बत को एनेक्स कर लिया था। तिब्बत आप जैसे जानते हैं कि पहले तिब्बत एक फ्री कंट्री था, तिब्बत एक फ्री नेशन था। 1951 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया था। उसके बाद से तिब्बत जो है वो चाइना का ऑटोनॉमस रीजन है। उसी के साथ जो चाइना की जो फाउंडिंग फादर थे दोस्तों, माओ जेडोंग जिन्हें कहते हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी थी। वो कहते थे कि तिब्बत जो है वो चीन का राइट हैंड पाम है, तिब्बत टू चाइनाज राइट हैंड पाम। और इस राइट हैंड पाम की 5 फिंगर्स हैं, 5 उंगलियां हैं। वो 5 उंगलियां कौन सी हैं? एक है लद्दाख, एक है नेपाल, एक है सिक्किम, एक है भूटान, एक है अरुणाचल प्रदेश। अब जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लद्दाख में अभी इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं। देश में जो हमारी चीन के साथ जो मैकमोहन लाइन है उसको चाइना कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं करता और पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना ही हिस्सा बताता है, जबकि वो एक भारत का अभिन्न अंग है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली। और साथ ही साथ नेपाल को भी आप देख रहे हैं कि नेपाल भी आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना हो गया। वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, वो काफ़ी ज़्यादा चाइना की तरफ हो गए हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ काफ़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। नेपाल ने भी अपना नया मैप पास किया है जिसमें इंडिया की टेरिटरी के जो एरियाज़ हैं उत्तराखंड में उनको काफ़ी क्लेम किया है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के। अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस डिटेल में करेंगे। और इन सब में एक नया नाम जुड़ा है दोस्तों, उसका नाम है भूटान। अब भूटान यहाँ पे कैसे जुड़ा है, देखिए आपको ये दिख रहा है दोस्तों, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी क्या हुआ था, एक 58th वर्ल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटी की मीटिंग हुई थी। इनके हेडक्वार्टर USA में है। ये एक वर्चुअल मीटिंग थी क्योंकि अभी हम कोरोना वायरस में हैं तो वर्चुअल मीटिंग्स ही हो रही हैं। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की मीटिंग हुई थी। इनका बेसिकली जो GEF है, इनका मेन काम ये रहता है कि जितने भी हमारे बायोडाइवर्सिटीज़ वाले जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको कंजर्व करने के लिए हम फंड्स इकट्ठे करें, उनको वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखें। तो वहाँ पे जब इशू उठा साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, अब ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रही है, ये भूटान के इधर ईस्टर्न रीजन में है। इधर आपको सिक्किम दिख रहा होगा, इधर आसाम दिख रहा है। तो चाइना ने बोला कि नहीं, हम इसके लिए फ़ंड्स को पास नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि चाइना मानता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अब चाइना ने इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी का क्लेम कर दिया है, लेकिन ये आज से पहले कभी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी साउथ चाइना सी में, वो जो चाइना के जो नेबर्स हैं फ़िलीपींस, वियतनाम, वहाँ पे भी कोई इंटरनेशनल सी लॉ को चाइना नहीं मानता है और पूरा साउथ चाइना सी अपने में ही क्लेम करता है। उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है दोस्तों तो उसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके और कोई सुझाव हो या और किसी टॉपिक पे आप इसी टाइप के वीडियोस चाहते हो तो हमको ज़रूर लिखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद।